नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। विपक्षी बैठक के जवाब में एनडीए की बैठक कल होगी और 38 सहयोगी इस बैठक में शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के सहयोगियों में 38 सहयोगियों की तरफ से सहमति आई है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए का मकसद है देश सेवा, वहीं कांग्रेस केवल और केवल सत्ता के लिए काम करती है। विपक्ष के पास ना नेता है और ना ही नीयत। उधर बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। इस महाबैठक में करीब 24 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कई पार्टियों के बड़े नेता पहुंच गए हैं तो कई दिग्गज मंगलवार को बैठक में शामिल होंगे। 2 दिन चलने वाली विपक्ष की इस महाबैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। बैठक में भले ही तमाम विपक्षी दल एकत्र हो रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि लेफ्ट और ममता कैसे एक साथ कांग्रेस के साथ चलेंगे। वहीं तमाम दलों ने इस गठबंधन से दूरी बना ली है। इसमें केसीआर, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और मायावती जैसे बड़े नेता शामिल हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दिल्ली के लोगों को बाढ़ में छोड़कर अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु चले गए। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में बाढ़, बंगाल हिंसा और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। रविशंकर प्रसाद ने बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की बैठक को अवसरवादी दलों का साथ आना बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुए अत्याचार और व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा की जांच के लिए पार्टी की महिला सांसदों की एक जांच समिति का गठन किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता दारा सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य फोकस टीम इंडिया पर है, जिससे देश में हर क्षेत्र में विकास किया जा सके। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, भारत निर्धारित समय से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को हासिल करने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा, 5 वर्षों में 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन के दौरान 2416 करोड़ रुपए के 1,44,000 किलोग्राम से अधिक मादक द्रव्य नष्ट किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तस्करी और सुरक्षा भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मादक पदार्थ न केवल आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करते हैं, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी खतरा खड़ा हो जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि मानव मूल्यों को हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। देहदान का उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है और इसी को आगे बढ़ाते हुए नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत देश में बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैंकॉक में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट बैठक में शामिल हुए। बैठक में बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के बीच सार्थक, खुली और कई मुद्दों पर आगे की सोच को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 3,300 करोड़ से अधिक के निवेश से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं एवं लखनऊ जनपद के लिए 475 करोड़ रुपए की 164 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का तेजी से विकास होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश के विकास के लिए आधारभूत संरचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लखनऊ में विकास कार्यों की दृष्टि से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2014 के पहले के भारत और 2014 के बाद के भारत में आज अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 का मिशन अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार इसरो ने चंद्रयान 3 की दूसरी कक्षा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पीएम नरेंद्र मोदी कल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। समारोह में वो वर्चुअली जुड़ेंगे। गुजरात के गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक जारी है। बैठक के पहले सत्र में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक जोखिम और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर चर्चा हुई। गांधीनगर में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिका की वित्त मंत्री डॉक्टर जेनेट येलेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम मोदी की हाल की अमेरिका की यात्रा से सहयोग के नए रास्ते खुले हैं और आने वाले समय में भारत और अमेरिका की साझेदारी एक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य का निर्माण करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच G20 के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि अमेरिका भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों का समर्थन करता है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने भारत की बहुपक्षीय प्रक्रिया की सराहना की। साथ ही भारत द्वारा G20 अध्यक्षता के बारे में कहा कि भारत बेहतर नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने समान नागरिक संहिता के लिए जनता का जनादेश ले लिया है। इसका मसौदा जल्द तैयार हो जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में बारिश का प्रकोप कम होने और यमुना के जलस्तर में कमी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली में जगह जगह पानी से भरे होने के कारण इस सप्ताह यहां डेंगू के 27 मामले सामने आए। इस साल अब तक कुल 163 मामले सामने आ चुके हैं। औद्योगिक नगरी नोएडा में भी सोमवार को मध्यम बारिश हुई। यमुना का जलस्तर रविवार को कम होने से नोएडा के डूब क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात से राहत दिखाई दी, लेकिन पुलिस ने अभी डूब क्षेत्र में जाने की इजाजत किसी को नहीं दी। सोमवार को गाजियाबाद शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सोमवार को बारिश हुई। कुल्लू में भी बारिश का प्रकोप जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री भेजी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। 13 जिलों में 98,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सभी 11 दोषियों को पिछले साल दी गई छूट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करने के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की। असम में चल रही परिसीमन प्रक्रिया का मामले में 10 विपक्षी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। असम में चल रही परिसीमन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के चेयरपर्सन के नाम पर चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे दोनों लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए और किसी एक नाम पर सहमत होना चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक टाल दी।
दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण मामले में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 239A का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक सेवाओं को दिल्ली सरकार के नियंत्रण से बाहर करने के लिए संविधान में संशोधन किया है। हमें ये तय करना है कि क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की एक कोशिश आज नाकाम कर दी। तो सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश आज नाकाम कर दी। जम्मू कश्मीर में 6200 से अधिक तीर्थयात्रियों का 15वां जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की यात्रा पर कश्मीर के बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। भारत ने थाईलैंड में आयोजित हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण के अलावा 12 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीतकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। अविनाश सावले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिलेसिया डायमंड लीग मीट में 6ठे स्थान पर रहने के बाद 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे रोमांचक मैच में इंग्लैंड को 3 रन से हराकर महिला एशेज पर फिर से कब्जा कर लिया। आईपीएल की तर्ज पर अमेरिका में खेली जा रही मेजर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में वॉशिंगटन फ्रीडम ने टेक्सास सुपर किंग्स को 6 रन से हरा दिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।